सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। वैसे तो अमूमन मैं आपको अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों की सड़कों पर घूमती हुई नजर आती हूँ और साथ में आपको सैर भी करवाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि कभी कभी स्टूडियो में वापस भी आना चाहिए। खैर, आज के शो में मैं कोशिश करूंगी कि आज आपको उन लोगों से मिलवाऊँ, खासतौर पर उन पाकिस्तानी लोगों से मिलवाऊँ जो अमरीका में रहते हुए भी या फिर पाकिस्तान में रहते हुए ये कोशिश करते हैं कि वो फलाही कामों में आगे आ सकें। उसकी एक वजह यह भी है कि शायद अमेरिका में लोग बुनियादी तौर पर फलाही कामों में और खासतौर पर फलाही तंजीमों में बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं। आज के शो में इस सफर में मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आज के इस शो में हम बहुत सारी ऐसी बातें भी करेंगे और इसके अलावा आपको ये बताएंगे भी कि पाकिस्तान से 7 समंदर पार दूर रहने वाले लोग पाकिस्तान के लिए क्या कुछ सोचते हैं और पाकिस्तानी लोगों के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं और हकीकतन पाकिस्तानी लोगों को क्या कुछ दे पाते हैं। कहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही चंद नौजवानों से आज के इस शो में हम आपको मिलवाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान से दूर रहते हुए कुछ करना चाहा और आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात के साथ साथ भी उन्हें कामयाबियां मिलती गईं। हमारे साथ न्यूयॉर्क से मौजूद हैं तौहीद खान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और ये भी आपको बताऊं कि तौहीद खान IBM में कुछ अर्से काम भी कर चुके हैं। इसके अलावा बच्चों के हवाले से एक NGO उन्होंने चंद साल पहले बनाई है जिसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ टुमारो, उसके CEO भी हैं और को फाउंडर भी हैं। तो सबसे पहले तो हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बुलाने का शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, ये बताएं कि ऐसा इदारा बनाने का आखिर ख्याल कैसे आया आपको और शुरुआत में कितने लोगों ने मदद की आपकी? देखिए, आइडिया तो 2006 से आया। मैं 2006 में पाकिस्तान काशगर से इस्लामाबाद मैंने एक बाइक राइड ली थी। ये अर्थक्वेक जब पाकिस्तान में आया था 2005 में, उसके बाद चैरिटी बाइक राइड ली थी। और बालाकोट से जब मैं गुज़र रहा था, मेरे साथ 2-3 फॉरेनर्स भी थे। जब मैं बालाकोट से गुज़र रहा था तो वहाँ पर इतने मैंने बच्चों को सड़कों पे देखा और वो मेरे जो फॉरेन दोस्त थे वो यही पूछते थे कि ये स्कूलों में क्यों नहीं जाते। तो आइडिया इनिशियली उधर से शुरू हुआ और बच्चों में इन्वेस्टमेंट जो है वो हर कौम का फोकस होना चाहिए। अच्छा, यानी इस इदारे का असल थीम क्या था? बच्चों के हवाले से काम करना, उनकी एजुकेशन के लिए या फिर उनकी हेल्थ के लिए या फिर किसी और मकसद के लिए? नहीं जी, एजुकेशन के लिए। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो जितनी भी, अगर एक मैं गोल दायरे के इर्द गिर्द पाकिस्तान की मुश्किलात को डालूं और देखूं कि वो उनका हल क्या है, तो एजुकेशन इज़ द ओनली वे आउट। आप उसमें देख लें, करप्शन देख लें, आप जुडिशरी देख लें, आप अनएम्प्लॉयमेंट देख लें, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देख लें, हर चीज़ का हल एजुकेशन है। और अगर हम बच्चों में फोकस नहीं करेंगे, पाकिस्तान में इस वक्त 35% पाकिस्तान की आबादी 15 साल से कम है, तो वो तो हमारा सरमाया है, वो हमारे नेशनल रिसोर्सेज है, उनमें हम इन्वेस्ट करने का मुझे इसलिए ये था कि जी उनको कैसे हम वर्क फोर्स में लेकर आएँ और एक एजुकेटेड क्लास क्रिएट करें। तौहीद, आपका जो आप लोगों का काम करने का तरीका है थोड़ा सा मुख्तलिफ, जो थोड़ा मैंने प्रोफाइल पढ़ी आप लोगों की, वो ये कि आप लोग लैपटॉप्स देते हैं स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो एक डिफरेंट किस्म का तरीका क्यों आप लोगों ने बच्चों के लिए चुना? देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, किसी मुल्क में आप चले जाएं, वो 3 तरीके से सीखते हैं। एक तो वो साउंड से सीखते हैं, दूसरा उनका होता है कि जी वो विजुअल उनकी लर्निंग होती है, और तीसरा जो होता है वो हाथों से सीखते हैं। तो एक कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है कि वो इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, साउंड, विजुअल और मैनुअल। तो हम लोग ये करते हैं कि लैपटॉप्स क्लासरूम में देते हैं, हम कोई अलग कंप्यूटर लैब नहीं खोली हुई। क्लासरूम के अंदर वो लैपटॉप आता है। हम 3 चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एक लैपटॉप प्रोवाइड करते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर होता है जो सिर्फ एजुकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम इंग्लिश, मैथ और सोशल स्टडीज़ पढ़ाते हैं। और तीसरी चीज़ जो है, हम टीचर्स ट्रेनिंग पे बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि अगर टीचर ही नहीं इस काबिल कि वो बच्चों को पढ़ा सके तो बाकी चीज़ों का फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा, आपने मुझसे जब पहले आपसे मेरी गुफ्तगू भी हुई थी, आपने कहा था कि इंग्लिश, इसके अलावा मैथ्स और सोशल स्टडीज़ के अलावा आप लोग वर्ल्ड रिलीजन भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे हैं, हाइजीन, न्यूट्रिशन, एथिक्स, एनवायरनमेंट, यानी इतने छोटे बच्चों को ये सब पढ़ाना, क्या इसके आप लोगों ने पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे आगे जाके? बिल्कुल। बच्चे जो होते हैं वो स्पंज की तरह होते हैं, तो आप उनको जो सोशल स्टडीज़ की बात करें हैं, उसमें हम अखलाकियात हो गया, ह्यूमैनिटीज़ हो गई, इन्वायरमेंट हो गई, वर्ल्ड जोग्राफी हो गई। बेसिकली बच्चों का माइंड इतना डेवलप होता है 4 साल की उम्र से कि वो ये सब चीज़ें ग्रैस्प कर सकते हैं। और अगर हम उनको उस वक़्त नहीं बताएंगे कि हाइजीन कितनी इम्पोर्टेंट है या न्यूट्रिशन कितनी इम्पोर्टेंट है, तो हमने तो वो बस मिस कर दी ना फिर, अगर हम उस वक्त उस यंग उम्र में ना बच्चों को पकड़े। अच्छा, अभी कितने स्कूल्स पाकिस्तान में ऐसे हैं जिन्हें आपका NGO सपोर्ट कर रहा है?
पाकिस्तान में इस वक्त हमारे पास 5 स्कूल हैं, 4 स्कूल हम नेपाल में भी काम कर रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान पे फोकस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और भी जगह पे है, लेकिन पाकिस्तान में 5 स्कूल हैं जिसमें हमने इस वक्त 2010 में ये फॉर्म हुई थी ऑर्गेनाइजेशन बाय द वे। उस वक्त से हमने 275 लैपटॉप्स दे चुके हैं, जो कि टोटल इस वक्त 3300 बच्चे यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। चलें, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, नेपाल में आखिर आप लोगों ने क्यों अपने एनजीओ को शुरू किया, उसकी क्या वजह, इस बारे में भी आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ये दिखाते हैं कि कुछ अर्सा पहले एक फंड रेजिंग की गई थी इनके एनजीओ की जानिब से, जिसमें क्रिकेट खेली गई थी। किस किस ने वहां पर आकर क्रिकेट खेली, कितना एंजॉय किया, और इसके साथ साथ फंड रेजिंग के हवाले से वहां पर क्या कुछ हुआ, आइए आपको ये दिखाते हैं। मैनहट्टन के एक पार्क में खेला जाने वाला ये क्रिकेट मैच एक खास मकसद के लिए अरेंज किया गया है। चिल्ड्रन ऑफ टुमारो एक ऐसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो दूसरी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बच्चों की तालीम के लिए काम करती है। हमने बात की इस ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ तौहीद खान से। जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पे अमेरिका में हैं, वो सब दे वांट टू गिव बैक टू द कंट्री। तो दिस इज़ अ ग्रेट एग्जांपल कि जहाँ पे आप 8 टीमें खेल रही हैं, एटलीस्ट 64 जो हैं वो प्लेयर्स हैं। उसके अलावा बहुत सारे आप देखें क्राउड में लोग आए हुए हैं। दे जस्ट सपोर्टिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान। हर टीम जो है वो पैसे देती है एंट्री के, और वो 100% ऑफ दैट प्रोसीड गोज़ इनटू एजुकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीम है यहाँ पे द माइटी बुलडॉग्स, जिन्होंने सारा नाश्ते का खुद ही इंतज़ाम किया है। वो सुबह सुबह लेकर आए हैं सब लोगों के लिए। सो इट्स मोर फेस्टिव, जो हम ईद पे इतना नहीं करते, वो प्रॉब्ली इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। इट्स नाइस टू सी के 150 लोग के करीब लोग इकट्ठे हो गए हैं। चिल्ड्रन ऑफ टुमारो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लॉरेन यांग्स का कहना है कि न सिर्फ तालीम बल्कि सही तर्ज की तालीम बहुत ज़रूरी है इन बच्चों की सही परवरिश के लिए। I'm an educator by training, and I thought the key to solving our issues is to really enhance the education. मैं तालीम के शोबे से ताल्लुक़ रखती हूँ, और मेरा ख्याल है कि मौजूदा दौर के मसाइल तालीम से ही दुरुस्त किए जा सकते हैं। जनूबी एशिया के स्कूलों में सबक याद करवाने और चीज़ें रटाने पर इतना जोर होता है कि बच्चों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। वापस अमेरिका आने के बाद मेरी मुलाकात तौहीद से हुई, जो पाकिस्तान में काम करता था। हमारे एक जैसे ख्यालात थे, हमने तब से काम करना शुरू किया। पाकिस्तान में सबसे पहले अप्रैल में गई, और मेरी ज़िंदगी का ये बहुत अच्छा तजुर्बा था। Children of Tomorrow now works in Pakistan and Nepal, and I went to Pakistan for the first time in April, and it was just a really wonderful experience. मेरा नाम तैमूर कुरैशी है, और मैं द माइटी बुलडॉग्स का कैप्टन हूँ। हम इस वक्त खेल रहे हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ। उनकी बैटिंग पहली थी, उन्होंने 80 स्कोर किया और हमें 81 का चेसिंग टारगेट दिया, और इस वक्त हम 81 का टारगेट चेस करते हुए खेल रहे हैं। मेरी टीम इनफैक्ट इस वक्त खेल रही है, और मुझे फ़ौरन खेलने के लिए जाना पड़ेगा जितनी जल्दी आप इजाज़त दें। मैं न्यूयॉर्क से ही हूँ। इनफैक्ट मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ मैनहट्टन में गुजारी है, और मेरी फैमिली ऑफ कोर्स पाकिस्तान से है। ऑल्सो यंग प्रोफेशनल, मैं बैंकिंग में हूँ। एंड यहाँ आ जाएँ, सबको सपोर्ट करना है, हमारे फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स जो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, अवेयरनेस भी क्रिएट करने के लिए, और उनको सपोर्ट करने के लिए, और इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए। सारा दिन मैचेस खेलने के बाद विनिंग टीम एक ही थी, लेकिन शायद असल जीतने वाले वो बच्चे हैं जिनके लिए ये फंड्स जमा किए गए हैं। अच्छा तौहीद, थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप लोगों ने ओकाड़ा में, औरंगी टाउन में, जो कराची का इलाका है, वहाँ पर खोला, लेकिन एक बड़ा ही अजीब सा नाम था पिंड मलकान, जो आपने मुझे बताया था कि जहलम से कुछ जो बाई रोड का रास्ता है वहाँ पर है। इतना ये एक ऐसा नाम तो शायद मैंने भी कभी नहीं सुना। इतनी दूर, इतने पसमानदा इलाके में पहुँचे कैसे आप लोग? देखिए, यही तो फोकस है। उन लोगों पे फोकस किया जाए जो कि नॉर्मल लोग नहीं उनको रीच कर सकते। अगर मैं कराची के बीच में स्कूल खोलता हूँ एक एफ्लुएंट सोसाइटी में, या फिर लाहौर, या फिर पेशावर में, बिल्कुल जी बिल्कुल, उसका फिर फ़ायदा नहीं है। क्योंकि बाकी बच्चे जो पसमानदा इलाकों में हैं, उनके पास तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। उनको ही तो अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। वही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वही तो हमारा फोकस है। अच्छा, अब थोड़ा अगर पाकिस्तान के बारे में बात करें, पाकिस्तान में जैसे आपने कहा कि इस वक्त जो जनरेशन है उसमें बच्चों की तादाद, छोटे लोगों की तादाद ज़्यादा है, तो एजुकेशन सेक्टर कितना फ़र्क डाल सकता है हमारे आगे मुस्तकबिल में? एजुकेशन सेक्टर ही फ़र्क डाल सकता है। जब तक हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो बच्चे जब बड़े होंगे वो आपकी वर्कफोर्स में आएंगे, उनके पास स्किल्स होंगे नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो अगर हम बच्चों पे फोकस नहीं करेंगे तो फिर तो फ्यूचर बहुत डार्क है।
अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में अगर हम इस वक्त सिचुएशन देखें तो जो एजुकेशन सेक्टर है खास तौर पर, वो किस तरह से गवर्नमेंट उसको किस डायरेक्शन में लेके जा रही है? अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखें एजुकेशन का, तो आप कहाँ देखते हैं कि इंप्रूवमेंट की कहाँ पर ज़रूरत है? UN मिलेनियम गोल के मुताबिक 2015 तक हर बच्चा जो है वो स्कूल में इनरोल होना चाहिए। हम उससे कितना पीछे हैं इस वक्त? कहते हैं 65% पाकिस्तान के लोग जो हैं, मर्द जो हैं, वो एजुकेटेड हैं। और आपको भी पता है कि वो क्या एजुकेशन है, बस अगर नाम लिखना सीख सकते हैं तो दैट इज़ काउंटेड एज एजुकेशन। इसी तरह औरतें जो हैं, वो बच्चे जो हैं और औरतें जो हैं, लड़कियाँ, वो 45% हैं। अच्छा, आपने लड़कियों की बात की है, पाकिस्तान में कितना इम्पोर्टेंट है ये कि लड़कियों को तालीम दी जाए, और क्या आप लोग इस हवाले से खास तौर पर कुछ कर रहे हैं? देखें, कहते हैं ना कि जी अगर आप लड़कियों में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका फ्यूचर बेहतर है, क्योंकि वो लड़की जो है कल को माँ बनेगी और वो अपने बच्चों को फिर पढ़ा सकती है, वो अपने बच्चों में जो है एथिक्स, अखलाकियात का शऊर डाल सकती है। तो लड़कियों में फोकस करना, UN के इतने ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स हैं कि अगर आप बच्चों में फोकस करें, लड़कियों में फोकस करेंगे ख़ास करके, तो वो आपका GDP 3% पर एनम इंक्रीज होगा। पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी बच्चियां इनरोल होती हैं पहली क्लास में, उनमें से सिर्फ 20% जो हैं वो ग्रेड 5 या क्लास 5 पास करती हैं। तो वो ज़्यादातर जो है 80% लड़कियां हमारी ड्रॉप आउट हो जाती हैं पहले ग्रेड से लेकर 5वीं क्लास तक। अच्छा, अब थोड़ा नेपाल की तरफ आते हैं। आपने आखिर नेपाल में क्यों कोशिश की कि इस NGO को लेके जाए? क्या वहाँ पर भी यही मुश्किलात हैं जो पाकिस्तान में हैं? मुश्किलात सब जगह ये इसी तरह हैं। हम लाओस में भी शुरू कर रहे हैं इस साल के बाद में, लेकिन गुर्बत जो है वो हमारा इंसान होने के उससे हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इंसान की खिदमत करें, इंसान को के ऊपर फोकस करें। नेपाल में भी यही है। नेपाल में सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म नहीं है। नेपाल में भी गवर्नमेंट बिल्कुल फोकस नहीं करती एजुकेशन पे। उधर जो है बहुत सारी लड़कियां वो इंडिया चली जाती हैं कम उम्री में काम करने के उस पे, और वो हम उन पे वहाँ पर भी जो फोकस एजुकेशन सेक्टर है वो खासी बुरी कंडीशन में। अच्छा, आखिर में बस आपसे मुख्तसरन ये जानना चाहूँगी तौहीद के इस वक्त जो पाकिस्तानी यूथ है, क्योंकि आप पाकिस्तान से बाहर हैं लेकिन आप फिर भी पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तानी यूथ इस वक्त अपने मुल्क में रहते हुए क्या कर सकता है? हम आपसे शॉर्टली जानना चाहेंगे। पाकिस्तानी यूथ जो है वो अपने इर्द गिर्द देखे कि हालात क्या हैं। पाकिस्तानी यूथ जो थोड़ा बहुत एजुकेटेड यूथ है वो वॉलंटियर कर सकता है, वो अपने फ्री टाइम को इस्तेमाल करके स्कूलों में जाके पढ़ा सकता है। इतना हमारे पास एसेट हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हम उनको यूटिलाइज ही नहीं करते क्योंकि उनके पास उनको कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं दिया गया। थैंक यू सो मच। तौहीद खान हमारे साथ एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान थे जो कि पाकिस्तान से तो दूर है लेकिन पाकिस्तानी बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि इनका कहना यह है कि जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वही पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। अगर मुस्तकबिल को सही करना है तो फिर पाकिस्तान में एजुकेशन को बेहतर करना बहुत ही ज़रूरी है। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहते हुए भी बहुत से ऐसे दिल हैं जो कि पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। ऐसे ही चंद और पाकिस्तानियों से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। मेरे लिए जो दैट आई रियली लाइक इज़ जब हम यतीमों की मदद करते हैं। जब तक यतीम 18 साल का है हम उनकी मदद करते हैं। अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फलाही तंजीमों से जुड़े हुए भी हैं, और कई ऐसी फलाही तंजीमें हैं जो कि ना सिर्फ ये कि अमेरिका में बल्कि अमेरिका से बाहर भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ऐसी ही एक तंजीम के बारे में हमें बता रहे हैं मोहम्मद आतिफ। अमेरिका में ऐसी बहुत सी तंजीमें हैं जो कि यहाँ पर अतियात इकट्ठे करती हैं और दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर फलाही काम करती हैं। ऐसी एक तंजीम है इस्लामिक रिलीफ USA, जो कि यहाँ से अतियात इकट्ठे करके दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के अलावा पाकिस्तान में भी बहुत से प्रोजेक्ट्स चला रही है। ये प्रोजेक्ट्स क्या हैं, इनके बारे में जानने के लिए मैं आया हूँ अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में इस्लामिक रिलीफ USA के ऑफिस में। यहाँ पहुँचकर मेरी मुलाकात वाइस प्रेसिडेंट प्रोग्राम्स अनवर अहमद खान से हुई। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में आपके किस किस किस्म के और कितने प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं? पाकिस्तान में हमारे यतीमों के प्रोग्राम्स हैं। ये हैं ज़्यादातर पंजाब में और कश्मीर में। खैबर पख्तूनख्वा में हमारे IDPs इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स जो फाइटिंग के डिस्प्लेस्ड हुए हैं बिकॉज ऑफ द फाइटिंग,
उनकी मदद हम कर रहे हैं। और बलूचिस्तान में हम हेल्प कर रहे हैं जो नाबीना हैं, एंड वी हेल्पिंग विद कैटरैक्ट ऑपरेशन। सो जो बच्चे हैं दे कांट सी, हेल्पिंग देम टू सी इंशाल्लाह। ये है बलूचिस्तान में। और सिंध में हम वहाँ भी पहले कुछ प्रोग्राम्स हम करें। पाकिस्तान में आपके जो ऑपरेशंस हैं वो ज़ाहिरी बात है बहुत अरसे से चल रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप जिनको कह सकते हैं कि इट वाज अ सक्सेस? जब हम रिलीफ देते हैं, हम लोगों को खाने देते हैं, एक वक्त का खाना, ब्लैंकेट्स देते हैं, ज़लज़ला के बाद शेल्टर देते हैं, लोग खुश होते हैं। लेकिन जब हम घर बनाते हैं लोगों को, फिर 7 साल 10 साल के बाद फिर भी उनको बेनिफिट मिलता है। जब हम एजुकेशन करते हैं, जब ज़लज़ला के बाद हमने काफ़ी स्कूल बनाए और हमने कुछ क्लिनिक्स भी बनाए। लेकिन मेरे लिए जो दैट आई रियली लाइक इज़ जब हम यतीमों की मदद करते हैं। जब तक यतीम 18 साल का है हम उनकी मदद करते हैं। पाकिस्तान में या दुनिया भर के जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनमें तो आप काम करते हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर भी इस्लामिक रिलीफ काम करता है और मुख्तलिफ डिज़ास्टर्स में मदद देते हैं। तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ कि आपने अमेरिका के अंदर भी काम करना शुरू किया, या ये हमेशा से हो रहा था? हम पहले कर रहे थे काम यहाँ अमेरिका में, लेकिन जो हमारा बोनाफाइड फुल प्रोग्राम ये पिछले साल से शुरू हुआ है। टीम का नाम है डाट, और ये डाट टीम जो है ये इमरजेंसीज़ में और रिलीफ में काम करते हैं। सो इस साल कोलोराडो फायर्स में उन्होंने मदद की। जब एलियट दिस ईयर लुइसियाना में जब हरिकेन वहाँ आया उन्होंने वहाँ भी मदद की। फलाही तंजीमों के अलावा यहाँ पर बहुत से ऐसे इदारे भी हैं जो कि कम्युनिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा एक इदारा है पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रेटर सियाटल, जो कि सियाटल में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए ना सिर्फ काम कर रहा है बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत सारे कामों में बहुत आगे है। इस तंजीम के बारे में बता रहे हैं साकिब उल इस्लाम। मेरे पीछे जो आप खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं ये है सियाटल का डाउनटाउन। और सियाटल बहुत सी डिफरेंट रीजन की वजह से जाना जाता है। सियाटल के गिरदोनवाम में बहुत सी कंपनियों की बुनियाद रखी गई, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और स्टारबक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इस वक्त तो मौजूद हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ सियाटल के कुछ मेंबर्स के साथ, जो यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं और कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट के लिए काम कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं क्यों आपने महसूस किया कि यहाँ पर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। हमारा जो मकसद उस वक्त था ये करने का, ये कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को इकट्ठे करने का था, ताकि हम जो है वो जो हमारी अक़ायद-ए-आज़म की जो मोटो थी यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, इस पर हम जो है वो काम कर सकें। मुनीर रिजवी साहब, तो अभी ये बताएं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी कितनी है यहाँ पर सियाटल के एरिया में? माशाल्लाह यहाँ पे 1960 में पहली फैमिली मूव हुई थी पाकिस्तान से, उस और 1979 तक यहाँ पे सिर्फ 15 फैमिलीज़ थी। आज माशाल्लाह यहाँ पे ओवर 1000 फैमिलीज़ हैं। तो अगर 5-6 हज़ार लोग यहाँ पे हैं पाकिस्तानी। मुमताज़ मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। सो ऑफ कोर्स आप ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं कि जब से ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई है उसने क्या बेहतरी के लिए क्या कोशिशें की हैं, ताकि पाकिस्तानी जो यहाँ आते हैं उनको जॉब ढूंढने में या सेटल होने में क्या हेल्प करते हैं आप लोग? हम लोग यहाँ कम्युनिटी जो है बहुत डाइवर्स किस्म की कम्युनिटी है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो प्रोफेशनल्स हैं। सब ज़्यादातर इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और बिजनेसमैन। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो उनको हम लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं इन कंपनीज़ के साथ कनेक्ट करने का। इसी तरीके से हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है लोकल पॉलिटिक्स में भी, तो उसमें उनके लिए फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं कि वो मेयर, कांग्रेसमैन और इन लोगों से मुलाकातें कर सकें। मैं कामरान साहब की तरफ जाऊंगा। अभी आप बात कर रहे थे कि आपकी जो एसोसिएशन है वो डिफरेंट इवेंट्स करती रहती है और पाकिस्तान से एक रिश्ता कायम रखे हुए है और पाकिस्तानियों की हेल्प भी करते हैं जब भी चाहते हैं। उस पर कुछ रोशनी डालें कि क्या चीज़ें की हैं आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन ने। जब 2005 में अर्थक्वेक आया तो तमाम पाकिस्तानियों को दिल में बहुत दर्द उठा, तो तमाम लोग इकट्ठे हो गए और पूरा पाकिस्तान एसोसिएशन का जो पूरा बोर्ड है वो इकट्ठा हुआ और उन्होंने पाकिस्तान के लिए अर्थक्वेक के लिए रिलीफ एफर्ट के लिए काफ़ी काम किया यहाँ से, जिसमें 2 प्लेन लोड इन काइंड डोनेशन यहाँ से शिप की पाकिस्तान एसोसिएशन की ताउन से। उसके अलावा तकरीबन $300,000 कैश हमने यहाँ से भेजा पाकिस्तान और उस यहाँ की कुछ लोकल बिजनेसेस की मदद से
$10 मिलियन की स्ट्रक्चर्स हमने कश्मीर भिजवाए, और तो वो पूरे अमेरिका से मेरे ख्याल में किसी पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। अर्थक्वेक के बाद सैलाब जब हुआ तो उस वक्त भी several $100,000 यहाँ से पाकिस्तान की कम्युनिटी ने जमा किया। और पिछले 3 साल से पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है द सिटीजन फाउंडेशन के स्कूल्स हैं पाकिस्तान में, तो 7 स्कूल बना चुकी है, और हर स्कूल का नाम हम सियाटल 1, सियाटल 2, सियाटल 3 करके रखते हैं, और अब तक 7 स्कूल बन चुके हैं 3 साल में, और तकरीबन over $1.5 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान भेजा जा चुका है गरीब ये जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको उनकी तालीम के लिए। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहते हुए भी बहुत से ऐसे दिल हैं जो कि पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। ऐसे ही चंद और पाकिस्तानियों से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ये है न्यूयॉर्क और मैं यहाँ आई हूँ आपको मिलवाने एक ऐसी डिज़ाइनर से जो अब न्यूयॉर्क के फैशन सीन में शामिल कर रही हैं पाकिस्तान के रंग। और अब आपको सारा ज़मान में बताएंगी 2 ऐसी ख़वातीन से जिनमें से एक का ताल्लुक है लिबिया से, जबकि दूसरी ताल्लुक रखती हैं पाकिस्तान से। लेकिन ये दोनों क्या करती हैं? ये करती हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ की ख़वातीन से दस्तकारी के हवाले से चीज़ें लेती हैं और उसके बाद उसे इंटरनेशनल मार्केट तक लेके आती हैं। क्या कुछ ये करती हैं और इस सफ़र में इन्हें क्या मुश्किलात पेश आती हैं, और इसके अलावा ये उन तमाम चीज़ों को किस हद तक लोगों के सामने ला पाती हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। न्यूयॉर्क ग्लोबल फैशन कैपिटल्स में से एक है, तो बहुत बड़ा शहर, लेकिन जब बात फैशन की आती है तो यहाँ छोटी छोटी चीजों पर भी बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, और फरा मलिक का पैशन है इन्हीं चीजों में पाकिस्तान का टच शामिल करना। मुझे बहुत ज़्यादा एक किस्म का पर्सनल मैंडेट था कि मैं कुछ शुरू करूं जिसको पाकिस्तान की चीज़ें मतलब हम लग्जरी फैशन मार्केट में लाई जा सकें और लोग यहाँ पे देख सकें कितनी हिस्ट्री और हेरिटेज है पाकिस्तान में हैंडी क्राफ्टिंग की। अपनी पार्टनर डेना अरबीब के साथ फरा मलिक अ पीस ट्रीटी के नाम से न्यूयॉर्क में पिछले 3 साल से एक कामयाब फैशन ब्रांड चला रही हैं, और इसके जरिए पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के उन मुल्कों के कारीगरों को ग्लोबल फैशन मार्केट का हिस्सा बना रही हैं जिनके बारे में मगरिबी सारिफीन बहुत कम जानते हैं और जिनका हुनर बड़े बड़े कारखानों के क़याम के बाद ज़वाल का शिकार है। बहुत सी चीजें आज चीन की फैक्ट्रियों में तैयार की जा रही हैं, इससे क्वालिटी भी मुतासर हो रही है और कारीगरों की रिवायात और रोजगार भी। अ पीस ट्रीटी की तमाम प्रोडक्ट्स कारीगर हाथ से बनाते हैं। मुझे इनकी कीमतें कुछ ज्यादा लगी तो फरा ने बताया कि इसकी वजह यह है कि अ पीस ट्रीटी के साथ काम करने वाले कारीगर अपना मुआवजा खुद मुकर्रर करते हैं, क्योंकि इस ब्रांड का मकसद ही उन लोगों को खुद कफील बनाना है। लोएस्ट पॉसिबल प्राइस का मतलब है कि किसी जगह पे किसी के राइट्स अब्यूज हो रहे हैं, इसलिए आपको ये चीज़ सस्ती मिल रही है। लेकिन एक ग्लोबल फैशन ब्रांड को जो समाजी भलाई भी साथ लेकर चल रहा हो, कामयाब बनाना आसान नहीं। काफ़ी पेशेंस हम बहुत सीखा मैंने कि पेशेंस के साथ किसी प्रोडक्ट को डेवलप करना। सिर्फ 3 साल के अरसे में फरा और डेना के डिजाइन किए हुए जेवरात और स्कार्फ अमेरिका के बेहतरीन फैशन शोज और मैगजीन्स में शामिल किए जा चुके हैं, और फैशनेबल लोगों के लिए फरा का मैसेज ये है कि आप भी तब्दीली ला सकते हैं अगर इस बात का ख्याल रखें कि जिन हाथों की बनाई हुई चीजें आप पहन रहे हैं उन्हें उनकी मेहनत का जायज मुआवजा भी जरूर मिले। फरा मलिक और डेना अरबीब अब तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्की समेत 7 मुख्तलिफ ममालिक के हुनरमंदों के साथ काम कर चुकी हैं, और अ पीस ट्रीटी के प्रोडक्ट सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं बल्कि लंदन, पेरिस और टोक्यो जैसे हाई फैशन सिटीज़ के स्टोर्स में फीचर की जा चुकी हैं। नाउ बैक टू द स्टूडियो। आज के शो में हमने कोशिश की है ऐसे पाकिस्तानियों से आपको मिलवाने की जो कि पाकिस्तान में या फिर पाकिस्तान से बाहर रहते हुए भी पाकिस्तान के हवाले से खासे पॉजिटिव हैं और ये कोशिश करते हैं कि अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। एक अगले शो में एक नए टॉपिक के साथ एक नई जगह पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।